और दिल्ली पुलिस कह रही है कि मंत्री जी के खिलाफ अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आई है, इसलिए हम जो है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कि पहले पंगा करो, उसके बाद दंगा करो, और दंगा की वजह से दिल्ली में जो है वो इलेक्शन को ख़त्म करो और यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाओ। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। दिल्ली में चुनावों की गहमा गहमी है। आम आदमी पार्टी अपने तरीके से वोट मांग रही है, बीजेपी और कांग्रेस अपने तरीके से वोट मांग रही है, लेकिन बीजेपी के कुछ लीडर्स बहुत ही ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे बहुत आसानी से अनपार्लियामेंट्री कहा जा सकता है, अनसिविलाइज्ड कहा जा सकता है। और ऐसे देश में जहां सभी मज़हबों के लोग रहते हों, वहां ऐसी नफ़रत की बात करना ये ख़ुद अपने आप में बहुत ही घिनौनी एक तरह की कोशिश है। मेरे सामने अभी कपिल मिश्रा का बयान, इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, इंडिया पाकिस्तान की जंग होगी 8 फरवरी को, इस तरह से कहते हैं। अमित शाह साहब कह चुके हैं बाबरपुर में ऐसा बटन दबाओ कि शाहीन बाग तक उसकी आवाज़ पहुँचे। अनुराग ठाकुर ने अपने तरीके से कहा है, एक तरह से गाली देने की कोशिश की है देश के गद्दारों को, और उसके बाद जो पब्लिक ने जवाब दिया है। परेश वर्मा हैं, वो भी शाहीन बाग के बारे में बहुत ही नेगेटिव बातें बोल चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त हैं मीम अफजल साहब। आप पत्रकार भी हैं, पॉलिटिशियन हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं और एक लंबे वक्त से जाहिर है दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली की पॉलिटिक्स को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मीम अफजल साहब, आपका खैर मकदम है मीडिया स्टार में। आप ये बताइए कि ये जिस किस्म की ज़बान बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, एक तरफ वो CAA और मुख्तलिफ इशूज़ में घिरी हुई है, इसी बीच में उसको इलेक्शन जीतने की ख्वाहिश है दिल्ली के अंदर, और वो जो ज़बान इस्तेमाल कर रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई इशू नहीं है और अब वो इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर और अपनी पार्टी RSS के ज़रिए हासिल की गई मालूमात की बुनियाद पर कि वो दिल्ली में चुनाव हार रहे हैं, और उस हार से बचने के लिए वो अपने पुराने एजेंडे पर आ गए हैं। और ये अभी 2-3 दिन के अंदर उन्होंने अपना प्लान जो है इलेक्शन का वो बदला है। पहले वो बहुत सारी बातें कर रहे थे, उन्होंने कहा हमने मकान दिए हैं, हमने अनऑथराइज कॉलोनीज़ जो हैं उनको जो ऑथराइज़ करने का काम किया है, लेकिन कोई चीज़ उनकी चल नहीं पा रही है। इसलिए कि सेंटर में उनकी सरकार होने के बावजूद उन्होंने जिस तरह से झगड़ा किया उन्होंने और केजरीवाल ने, उससे दिल्ली के आवाम का नुकसान हुआ है। और अब अच्छी तरह से वो जानते हैं कि उस नुकसान के नतीजे में दिल्ली वाले बीजेपी से बदला लेंगे, उनको हराने का काम करेंगे। इसलिए बीजेपी ने अपनी जो कहना चाहिए जो स्ट्रेटजी है वो बदली है। ये जिन बयानात का आपने जिक्र किया, आपने तो बड़ी महज़्ज़ब ज़बान में कह दिया कि अनपार्लियामेंट्री। ये अनपार्लियामेंट्री नहीं है, ये नहायत ही घटिया भड़काऊ बयानात हैं। अब इस देश के गृह मंत्री, वज़ीर दाखिला ये कह रहे हैं कि बटन बाबरपुर में दबे और करंट शाहीन बाग को जाकर लगे। किसको कह रहे हैं? वहाँ बैठी हुई ख़वातीन को, लेडीज़ को। ये वही ख़वातीन हैं जिनकी आवाज़ चिल्ला चिल्ला करके अमित शाह जी और मोदी जी और रविशंकर प्रसाद जी ने पार्लियामेंट में उठाई थी तलाक़ के इशू पर, और कहा था ये हमारी बहनें जो हैं वंचित हैं, हम उनको उनके हक़ को दिला करके छोड़ेंगे। आज उन बहनों से बात तक करने के लिए आप तैयार नहीं हैं। आप पूरे देश के अंदर 1000 मीटिंग्स कर रहे हैं, 250 लीडर्स आपने इस काम पर लगाए हैं, 3 करोड़ लोगों से आप कांटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, सबको समझाने की क्या ज़रूरत है? 10 किलोमीटर पे आइए ना, शाहीन बाग में आकर के अगर अमित शाह जी आ जाएं, अगर प्रधानमंत्री खुद भी आ जाएं, तो उनकी इज्जत बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और मुझे नहीं लगता कि अगर वो मुनासिब बात करेंगे
तो शाहीन बाग में कोई उनके दुश्मन बैठे हुए हैं। सही। ख़वातीन, उन्हें तो उन ख़वातीन पर एतमाद होना चाहिए जिनके लिए उन्होंने काम किया, तलाक़ का बिल लेकर के आया, कानून बनाया, उनको महफूज करने की बात उन्होंने कही थी। आज वो दुश्मन कैसे नज़र आ रही हैं उनको? और जो ये अनुराग ठाकुर हैं या परेश वर्मा हैं, ये तो प्यादे हैं, ये तो ऊपर के इशारे पर काम करने वाले लोग हैं। लेकिन आप तसव्वुर कर सकते हैं, एक सेंट्रल मिनिस्टर कह रहा है देश के गद्दारों को और डैश 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 मारो सालों को। तो ये ज़बान का इस्तेमाल एक ऐसा आदमी कर रहा है जिसका बाप एक अच्छा बड़ा पॉलिटिशियन रहा है। परेश वर्मा कर रहा है जिसका बाप एक जाना पहचाना दिल्ली का चीफ मिनिस्टर रहा है। कभी उसने ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं की। बहुत ही सोबर किस्म का आदमी समझा जाता था जी। इन्होंने अपने बाप से, अपने पूर्वजों से कुछ सीखा ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। सिर्फ आज जो इनको कहा जा रहा है वो कर रहे हैं। दरहकीकत कांग्रेस ने तो इस पर बड़ी आवाज़ उठाई है। आज इलेक्शन कमीशन पे जाकर के हमारा डेलीगेशन मिला है इन लोगों के ख़िलाफ़ और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई। सरकार तो कार्रवाई करने को भी तैयार नहीं है। आज शर्जील पकड़ा गया है। हर तरफ एक आवाज़ सबने कहा कि ठीक किया, बिल्कुल पकड़ना चाहिए ऐसे लोगों को। इनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? उसको तो वीडियो की बुनियाद पर पकड़ लिया आपने। और दिल्ली पुलिस कह रही है कि मंत्री जी के ख़िलाफ़ अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आई है, इसलिए हम जो है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो फिर शर्जील के ख़िलाफ़ जो तुम कार्रवाई कर रहे थे, हम तो कह रहे हैं कि आपने कार्रवाई की, सही किया, चूँकि उसका वीडियो था, इसका भी वीडियो आपके पास है। तो फिर आप अनुराग ठाकुर के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? तो कहा कि वो तो इलेक्शन कमीशन नोटिस लेगा। इलेक्शन कमीशन ने क्या नोटिस लेना है अब देखते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ, जो मेरी राय है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्लान बदल दिया है और उनके प्लान का जो रुब्बे-लुबाब है वो ये है कि पहले पंगा करो, उसके बाद दंगा करो, और दंगा की वजह से दिल्ली में जो है वो इलेक्शन को ख़त्म करो और यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाओ, ताकि फिर मनमानी कर सकें। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आपकी। क्या? मैं बड़ी बात नहीं, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि इनकी यही प्लानिंग मुझे मालूम होती है। जी जी। मैं एनालाइज कर रहा हूँ जी कि आप दिल्ली के, मैं दिल्ली के लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपको दिल्ली में दंगा चाहिए, पंगा चाहिए, या एक जमहूरी सरकार चाहिए। अगर आपको लगता है कि जमहूरियत की कोई सरकार किसी की भी बनती हो, आप बनाइए। हम तो जाहिर है कहेंगे कांग्रेस के लोग हैं, पूरे देश में बीजेपी से लड़ने का हम काम कर रहे हैं, हमको वोट ज़रूर दीजिए, आप हमको लेकर आइए, हम ठीक करेंगे सब चीज़ों को। उसके बावजूद मैं कहता हूँ ये हक अवाम का है। डेमोक्रेसी में जो भी जीत कर, और डेमोक्रेसी के अंदर आपको जो हक है ये उसको छीनने की कोशिश है। ये अनुराग ठाकुर नहीं है, ये परेश वर्मा नहीं है, ये अमित शाह जी नहीं है। ये एक आइडियोलॉजी है जिसने तय कर रखा है कि हमको दंगा फसाद, उल्टे सीधे बयानात, धमकियां, इन सब चीज़ों को लेकर के आगे चलना है। क्या आप ये कह रहे हैं, सबको डरा के रखना है? क्या आप कह रहे हैं ये आरएसएस है? क्या आप कह रहे हैं कोई डीप स्टेट है? कौन है? मतलब अगर आप थोड़ा सा और बता। कुछ भी कह लीजिए। हाँ। आइडियोलॉजी अपने आप में एक चीज़ होती है और आइडियोलॉजी उनके पास है और वो इसी किस्म की आइडियोलॉजी है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपनी आइडियोलॉजी में जहाँ ओपनली आप कहते हैं कि हम तो समाज का काम कर रहे हैं, तो समाज का काम कर रहे हैं तो समाज में तो सभी लोग आते हैं। और किन लोगों के साथ आप दुश्मनी कर रहे हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में आपके साथ खड़े होकर के काम किया?
जिन्होंने अपनी जानें दी, फांसियां के फंदे फंदे चूमे, और जो लोग आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों के मुखबिर होकर के काम कर रहे थे, उनसे पैसे ले रहे थे, माफ़िया मांग करके अगर कभी पकड़े जाते थे तो माफ़ीनामे लिख करके बाहर आते थे और बाकायदा उनके तनख्वाहदार हो जाते थे। आज वो देश को अपने भभूति समझ रहे हैं और कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है, और बाकी सब जो हैं देश विरोधी हैं। ये कैसे चलेगा? अच्छा सर, ये बताइए कि ये जो दंगा उसके बाद राष्ट्रपति शासन, इसके लिए, इसको रोकने के लिए अपोजिशन पार्टियां, चूँकि कांग्रेस एक इम्पॉर्टेंट पार्टी है अपोजिशन में, वो क्या कर रही हैं? ऐसे इसको रोकने का कोई स्ट्रैटेजी? देखिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको रोक सकती है, नहीं रोक सकती मैं नहीं कहूँगा जी, लेकिन सरकार अगर इस बात पर उतर आए कि उसे ये काम करना है जी, तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। और मेरा ये भी मानना है, मैं याद करता हूँ कि हमारे अब्दुल रहमान अंतुले साहब कहा करते थे कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी जगह पर फसाद नहीं हो सकता। जी, ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की कमज़ोरी से फसाद होता है। इसलिए आज फसादात का रिवाज नहीं रहा। आजकल तो मॉब लिंचिंग हो रही है, वो एक नई परिभाषा है फसाद की। चूँकि दोनों का मकसद खौफजदा करना था। बेशक। पहले में बदनामी होती थी, न्यूज़ आती थी, लोग समझते थे कि भाई ये गलत हुआ, बड़े पैमाने पे लोगों का प्रॉपर्टी का नुकसान होता था, देश का नुकसान होता था, सरकार की प्रॉपर्टियाँ जलती थी, प्राइवेट लोगों की प्रॉपर्टीज जलती थी, बच्चे मारे जाते थे, औरतें बेगुनाह मारी जाती थी। अब उसको एक नई शक्ल दे करके लिंचिंग का नाम दे दिया गया है। एक आदमी को मारो, सारे समाज में दहशत फैला। अच्छा, आपने जो बताया कि सरकार अगर चाहे तो कोई नहीं रोक सकती, एक कल का ही वाकया है कि शाहीन बाग में 2 गोदी मीडिया के बड़े एंकर्स, उनको पुलिस लेकर के वहाँ पहुँची या पुलिस उनके साथ नज़र आई, जबकि वहाँ के लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे थे। गो बैक गोदी मीडिया, गो बैक गोदी मीडिया किया, लेकिन पुलिस उनके साथ में खड़ी हुई थी, सब कुछ बता रही थी। तो ये क्या वो उसी का एक सबूत, एक हम समझें कि वो खुद एक तरह से फसाद कराने की कोशिश में शामिल है? देखिए, उसमें एक पत्रकार जिनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ जी, वो जब गए तो उनके साथ सुनाया मारपीट भी हुई। मैं कभी भी मारपीट के हक में नहीं हूँ। सही, चाहे पत्रकार आपके खिलाफ हो, चाहे पत्रकार आपके फेवर में हो, जी, आप किसी के साथ मारपीट नहीं कर सकते। सही, स्कफल कहते हैं कि हुआ, धक्का मुक्की हुई, वो भी नहीं होनी चाहिए। जी, लेकिन उनको इस बात का हक ज़रूर है कि वो जिससे चाहे बात करें, जिससे चाहे बात ना करें। जी, जी। और जहाँ तक गोदी मीडिया की बात की है, तो शाम को चैनल खोल के देख लीजिए कौन गोदी है, कौन नहीं, गोदी वो से तो बाहर है। जो पिछले 1 महीने से इनको पाकिस्तानी जिन्ना की औलाद क्या 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 कहते आ रहे हैं, वो तो टेस्टेड लोग हैं, उसमें जाहिर है उनका वो रिएक्शन होना ही था। अब देखिए, जो टेस्टेड लोग हैं, हाँ, उनमें से 1-8 तो टेस्टेड ऐसे हैं कि कम से कम मेरे जैसा आदमी देखता है जी, तो मेरा खून खौलता है। जी, लेकिन उसके बावजूद चूँकि मैं जानता हूँ पत्रकारिता क्या चीज़ होती है और किस तरह से होती है, और अब कितना रंग बदल चुकी है पत्रकारिता। बहरहाल अब तो रंग क्या है, अब तो रंग ही नहीं रहा, पत्रकारिता तो रही नहीं। जी, बहुत कम लोग हैं जो पत्रकारिता जानते हैं, जी, बाकी सब लोग तो पेड न्यूज़ वाले लोग हैं। जी, जी, और एंकर जो हैं वो सुपर प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी हो गए हैं। जी, जी, उसमें बदकिस्मती से ये दोनों हजरात भी उन्हीं में से हैं। जी, जी, तो मैं ये कहूँगा कि ये सब जो होता है, अब पुलिस तो जाहिर है इन लोगों को प्रोटेक्शन पहले से, आप क्या समझ रहे हैं, उसमें सुधीर चौधरी के पास तो पता नहीं कितने सिक्योरिटी गार्ड पहले से ही मौजूद हैं, सरकार उनको दे रही है। जी, क्योंकि उन्होंने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का जो इल्ज़ाम लगा था, उसमें तकरीबन 22 रोज़ तक वो जेल में रहे थे, जी, 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 ब्लैकमेलिंग कर रहे थे एक इंडस्ट्रीज को, और उसने इनकी कंप्लेंट की थी और साबित भी कर दिया था। आज भी वो केस चल रहा है, बीजेपी हट जाएगी तो इनको पता लग जाएगा इनकी औकात क्या है। जी, जी, जी। तो बहरहाल ये बीजेपी की ज़बान हालात ख़राब करने वाली है, इसमें आवाम को क्या करना चाहिए? अब उनको किस तरह मैं से? सिर्फ एक ही बात कहूँगा, आवाम को, और ख़ास तौर पर जिस तबके को निशाना बनाया जा रहा है, उनको सब्र के साथ काम करना चाहिए। जी, जी, अगर वो गलती कर रहे हैं तो बराह करम आप गलती ना करें। जी, जी, अगर वो गाली दे रहे हैं
तो आप गाली ना दें। अगर वो कोई ऐसा भड़काऊ बयान दे रहे हैं तो कम से कम आप उनके भड़कने में ना आए और भड़काऊ बयान ना दें। अगर आपने अपने आप को संयम में रखा और इनको किसी हालत में इस बात की इजाज़त नहीं देनी है कि ये लोगों में नफ़रत फैला के वो भड़काए माहौल को आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकें या आप में से कुछ लोगों को दूसरों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकें, जितना वो ऐसा करेंगे उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। जाहिर है कि ये बात तो मैं जाकर वहाँ भी कह सकता हूँ, लेकिन हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमारा अपना एक अलग मूवमेंट चल रहा है। ये जो आज़ाद एक मूवमेंट बिल्कुल है जिसका कोई लीडर नहीं है, जो आवाम का मूवमेंट है, जो स्टूडेंट्स का मूवमेंट है, जो हमारे देश की ख़वातीन का मूवमेंट है। हम चाहते हैं कि ये ताकत और पॉलिटिकल मूवमेंट की ताकत अलग अलग सरकार के ख़िलाफ़ काम करें और इसको जिस दिन आप इकट्ठा करोगे इल्ज़ाम लगेगा कि सियासत के लोग कर रहे हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी जो है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर देंगे। और ये कोशिश कर रहा है, तभी बार बार पूछते हैं राहुल गांधी क्यों नहीं गए वहाँ, केजरीवाल क्यों नहीं गए, तो हम पूछते हैं कि आप क्यों नहीं जा रहे हैं भाई? सरकार तो आप हो, सरकार तो आपके पास है और सरकार से ही शिकायत है उन्हें और शिकायत आपसे है, तो आप जाओ ना पहले। हम तो जाना क्या है, हमारा जाना क्या, हम तो वही इशू उठा रहे हैं जो वो लोग उठा रहे हैं। जब हम वो इशू उठा रहे हैं तो हमारा जाना ज़रूरी है ही नहीं, हम तो अपने प्लेटफॉर्म से उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मीम अफजल साहब, आपने क्या मशवरा दिया कि आप सब्र से काम लें, संयम से काम लें, भड़कावे में ना आएँ, चूँकि मुल्क सबसे अहम है, मुल्क में शांति अमन रहे ये सबसे अहम है। और आपने बहुत ही मुनासिब कहा कि हमें सभी को पेशेंस के साथ आगे बढ़ जाने की ज़रूरत है और किसी के भड़कावे में ना आए, ताकि ये जो प्रोसेस है इलेक्शन का वो अपनी तरह से पूरा हो सके और नई हुकूमत बन सके इसी में, और डेमोक्रेसी आगे बढ़े, इसमें हमारा सभी का भला है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद।